is the reproductive biology lecture, and we are going to study about the age-related changes in the male and female reproductive body, and also the reproductive systems. ठीक है कि एजिंग के साथ साथ हमारे पास जो है वो फीमेल में या मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी में क्या क्या चेंजेस आती हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम फर्टिलिटी के ऊपर जो है वो क्या इम्पैक्ट आता है. If we talk about the age related changes in the female reproductive system, तो हमें पता है कि हमारे पास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बेसिकली प्रोड्यूस कर रहा होता है oocytes, नंबर ऑफ़ oocytes रिलीज़ कर रहा होता है. जो हमारे पास ओवरीज होती हैं वो नंबर ऑफ़ oocytes रिलीज़ करते हैं, एग्स रिलीज़ करते हैं. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो फॉलिकल्स रिलीज़ करते हैं, जिसकी बेस पे या तो हमारे पास जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू करता है या फिर हमारे पास जो है वो गेस्टेशन पीरियड कंटिन्यू करता है. डिपेंड करता है ऑन द स्टिमुलस ऑफ फर्टिलाइजेशन. सो अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो जैसे जैसे हमारे पास एजिंग होती जाती है वैसे वैसे जो हमारे पास नंबर ऑफ़ oocytes हैं या जो नंबर ऑफ़ फॉलिकल्स हैं उनका नंबर जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है. ठीक है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली हमारे पास जो एस्ट्रोजन है या जो प्रोजेस्टेरोन है दे आर बेसिकली रिलीज्ड फ्रॉम दीज फॉलिकल्स, फ्रॉम दीज ओवरीज इन द स्टिमुलस ऑफ oocytes. जब oocytes रिलीज़ होते हैं तभी हमारे पास एस्ट्रोजन रिलीज़ होता है. उनको मेंटेन रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज़ कर रहा है. ठीक है, तो जब हमारे पास, और इसके अलावा प्लेसेंटा भी इन्वॉल्व होता है इसमें रिलीज़ करने के लिए. तो जैसे जैसे एजिंग का प्रोसेस इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे हमारे पास oocytes में, फॉलिकल्स में डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे पास हार्मोन्स लेवल हैं वो भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाएंगे. Decline in estrogen and progesterone mark beginning of the menopause and cause several changes in the body. जब हमारे पास हार्मोनल डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है तो ये हार्मोनल डिक्लाइन बेसिकली एक अलार्म है, एक सिग्नल है टुवर्ड्स द मेनोपॉज. और जब मेनोपॉज मीन्स जब मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ गोइंग टू स्टॉप, द प्रोडक्शन ऑफ एग्स इज़ गोइंग टू स्टॉप, एंड द फर्टिलिटी ऑफ द फीमेल इज़ गोइंग टू एंड व्हेन द मेनोपॉज comes up and start. So इसके रिज़ल्ट में हमारे पास बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं. क्या चेंजेस आती हैं जब हमारे पास एस्ट्रोजन में डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है? हमें कैसे पता चलेगा कि क्या जो है वो चेंजेस आई हैं? ठीक है, मेनोपॉज बिगिन करेगा. मेनोपॉज के बिगिनिंग के सिग्नल्स क्या है कि हमारे पास जो oocytes की डेवलपमेंट है वो डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा. मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारे पास ऑन एंड ऑफ जो है इरेगुलरिटी इसमें बहुत ज़्यादा आ जाएगी. ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है इसमें, और अनकंट्रोल्ड जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. इसके अलावा इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो जिसकी वजह से हमारे पास जो डेवलपमेंट ऑफ oocyte है वो डिक्लाइन कर जाएगा. इसके अलावा हमारे पास जो यूटरस एंड वेजाइना है इसका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है. ठीक है, इसके साइज़ में जो है वो चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे. जो वेजाइनल वॉल्स हैं वैसे तो वो थिक होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा थिनिंग स्टार्ट हो जाएगी. पीएच जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा. हाउ द पीएच विल चेंज, कि पहले हमारे पास जो नॉर्मल जो हेल्दी फर्टाइल फीमेल होती है, जो यंग होती है, विच इज़ एबल टू रिप्रोड्यूस, हु इज़ एबल टू रिप्रोड्यूस, जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल चल रहा है, जिसके हार्मोन लेवल नॉर्मल चल रहे हैं. ठीक है, जिसका oocyte रिप्रोडक्शन जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल चल रहा है, तो उनका जो विजाइनल एरिया होता है उसकी कंडीशन एसिडिक होती है. एंड वी ऑल नो दैट जो एसिडिक कंडीशन है इट्स अ स्ट्रॉन्ग बैरियर अगेंस्ट द विजाइनल इन्फेक्शंस एंड द इन्फेक्शंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो जैसे जैसे हमारे पास मेनोपॉज आता है, जैसे जैसे हमारे पास एजिंग होती जाती है, वैसे वैसे ही क्या होता है कि हमारे पास जो पीएच है वो एसिडिक से बेसिक की तरफ जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है. and basic environment is not able to control the microbial growth and microorganisms, वो उसको स्टॉप नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो इन्फेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं. इसके साथ साथ हमारे पास जो बोन मिनरल्स हैं उसमें भी लॉस आना शुरू हो जाते हैं. ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस की कंडीशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आम हो जाती हैं इन फीमेल्स में. हॉट फ्लैशेस का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास मतलब जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है
वो इनहिबिट नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। थर्मोरेगुलेशन का जो फिनोमेना है वो भी हमारे पास टू सम एक्सटेंट इफ़ेक्ट होता है, दैट फीमेल इज़ नॉट एबल टू थर्मोरेगुलेट नॉर्मली जिस तरह यंग लेडीज़ जो हैं वो करती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास जो रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ हैं या जो कैंसर है वो बहुत ज़्यादा इसके रिज़ल्ट में इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही हमारे पास मेनोपॉज स्विच करता है तो उसके बाद हमारे पास ये सारी कंडीशंस जो हैं ये बहुत ज़्यादा चांसेस इनके इंक्रीज़ हो जाते हैं कि वो प्रिवेल करेंगे इन द फीमेल बॉडी। इसी तरह अगर हम मेल की बात करें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो जो मेल में जो चेंजेस आती हैं, ऑल्दो फीमेल में एनाटॉमिकल चेंजेस जो आ रही हैं, जो उनकी एनाटमी में चेंजेस आ रही हैं, जो स्ट्रक्चर में, जैसे हमने कहा यूटरस का साइज़ स्मॉल हो जाएगा, या साथ साथ हमने कहा वजाइनल वॉल्स जो हैं वो थिन हो जाएंगे, साइज़ उसका स्मॉल होना शुरू हो जाएगा। तो उसका इफ़ेक्ट होता है फिजियोलॉजी के ऊपर, फीमेल फिजियोलॉजी या फीमेल फर्टिलिटी के ऊपर। अगर हम मेल की बात करें तो जो एज रिलेटेड एनाटॉमिकल चेंजेस होती हैं वो बेसिकली इट डू नॉट अफेक्ट सो मच द मेल फर्टिलिटी, मतलब मेल की फर्टिलिटी एनाटॉमिकल चेंजेस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। अगर एज के साथ साथ उसमें एनाटॉमिकल चेंजेस आ भी रही हैं तो इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट द फर्टिलिटी एट ऑल, 100% श्योर नहीं होता है। फीमेल में तो जैसे ही मेनोपॉज आया इट मीन्स कि उसकी फर्टिलिटी एंड होगी, लेकिन मेल्स में ऐसा नहीं होता। मेल्स में विद एजिंग ऑल्दो डिक्लाइन आ जाएगा, डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, लेकिन एकदम से एब्रप्ट स्टॉप नहीं होता फर्टिलिटी का। जो इनमें एनाटॉमिकल चेंजेस आती हैं उसमें एरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग आ जाती है। एरेक्टैलिटी का जो पैनिकल एरेक्टाइल है या एरेक्शन है उसमें डिक्लाइन आ सकता है, वो थोड़ा सा डिसफंक्शन कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास बाकी मेडिकल इश्यूज़ के साथ भी रिलेट कर सकता है। इट्स नॉट डिपेंडेंट अपॉन द एज टोटली, मतलब जो इरेक्शन है इट इज़ नॉट टोटली डिपेंडेंट अपॉन द एज। ये हमारे पास कुछ मेडिकल इश्यूज़ या मेडिकल डिसफंक्शंस जो भी बॉडी में आ रही हैं उसके साथ भी हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो टेस्टीज़ हैं उसके साइज़ में भी डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा और बाकी इसके जितने भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, बट स्टिल वी कैन नॉट से दैट फर्टिलिटी इज़ गोइंग टू स्टॉप एब्रप्टली। कभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसके साथ मेल्स की फर्टिलिटी एकदम से स्टॉप कर जाएगी। द मेल्स रिमेन थ्रू आउट देयर लाइफ फर्टाइल टू सम एक्सटेंट। स्पर्म सपोर्टिंग जो सर्टिलाइज सेल्स हैं वो हमारे पास रिप्लेस होना शुरू हो जाते हैं फाइब्रस टिश्यूज़ से, ठीक है। और जो हमारे पास नंबर ऑफ़ स्पर्म है पर इजैकुलेशन विच इज़ 3.6 मिलियन, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका नंबर थोड़ा सा डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा विद द एज। तो पर इजैकुलेशन नंबर ऑफ़ स्पर्म डिक्लाइन कर सकता है लेकिन टोटली स्टॉप नहीं करेगा। लॉस ऑफ टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग लेडिक सेल्स हमारे पास बेसिकली क्या कर रहा था, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहा था, तो उनमें भी डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा और दे आर गोइंग टू बी लेस रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि सपोर्ट करे टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को, उसका स्टिमुलेटर है। और यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल फिर इसका क्या इफ़ेक्ट होगा कि स्पर्म की प्रोडक्शन लेस हो जाएगी बट इट विल नॉट स्टॉप एट ऑल। जिस तरह से फीमेल में ओवरीज जो हमारे पास एग्स हैं उसकी प्रोडक्शन बिल्कुल स्टॉप हो जाती है जब मेनोपॉज आता है, यहाँ पे इस तरह का कोई केस नहीं होता। तो अगर हम फ़ीमेल और मेल की फर्टिलिटी देखते हैं विद एज, तो वो तो हमें श्योर है कि जैसे जैसे एज गुजरती जाती है वैसे वैसे फर्टिलिटी में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। लेकिन जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है उसमें चेंज टू सम एक्सटेंट एज सच नहीं आता जिस तरह से फर्टिलिटी में आता है, और मेल और फीमेल में डिफरेंट होगा। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में मैंने पहले भी डिस्कस किया कि जैसे ही ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज आता है फीमेल की फर्टिलिटी एंड हो जाती है, ठीक है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्लाइन वेरी सिवियरली एट द ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज, और जो जेनेटिक क्वालिटी ऑफ एग्स है वो भी हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम विद द एज जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। गुड क्वालिटीज़ ऑफ एग्स जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते हैं। हमने बहुत सारे सिंड्रोम्स ऐसे पढ़े हैं जैसे डाउन सिंड्रोम है, ठीक है,
टर्नर सिंड्रोम, जो कि एज रिलेटेड होते हैं। इसमें हमने देखा था कि जितनी जितनी फ़ीमेल की एज इंक्रीज़ होती जाती है, इन सिंड्रोम्स के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। सो बेसिकली दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द एग। तो हमारे पास जो गुड क्वालिटी एग्स हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी क्वालिटी डिक्लाइन होती जाती है। पेन एसोसिएटेड विद द सेक्स ड्यू टू डिक्रीज़ इन वेजाइनल लाइनिंग। वेजाइनल लाइनिंग हमने कहा थिन होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा उसकी म्यूकोजल लाइनिंग भी इफ़ेक्ट होगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो इंटरकोर्स होता है ड्यूरिंग या जो सेक्स परफॉर्मेंस होती है उसमें थोड़ी सी जो है वो चेंज आएगी, वो पेनफुल होगा, क्योंकि हमारे पास जो वेजाइनल लाइनिंग है उसमें डिक्लाइन आना शुरू हो गया। दे आर गोइंग टू थिन एंड लेस म्यूकॉइड। देन हमारे पास आ जाता है मेल में। अगर हम बात करें तो मेल में फर्टिलिटी पहले भी हमने डिस्कस की कि स्लोली डिक्लाइन करती है, बट एकदम से स्टॉप नहीं करती है। और हम ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब डेथ से पहले मस्ट है कि उसकी जो फर्टिलिटी है वो एंड होगी। द मैन और द मेल्स कैन रिमेन फर्टाइल थ्रू आउट देयर लाइफ। इसकी कोई लिमिट जो है वो नहीं है। ऑल्दो टेस्टोस्टेरोन लेवल एज के साथ साथ डिक्लाइन करेगा, ठीक है। जो स्पर्म की क्वालिटी है, जो स्पर्म का नंबर है, वो भी हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्लाइन करेगा। बट वी कैन नॉट से दैट मेल गेट इनफर्टाइल विद द एजिंग प्रोसेस। कोई भी और डिसऑर्डर हो सकता है, कोई और मेडिकल इशू हो सकता है जिसकी वजह से उसकी इनफर्टिलिटी हो सकती है, बट एज इज़ नॉट अ फैक्टर जो कि टोटली इफ़ेक्ट करता है मेल की फर्टिलिटी। इसके अलावा हमारे पास एज रिलेटेड इम्पोर्टेंस ओनली अकर इन 15 to 20% ऑफ मैन। मतलब ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं, या 15 to 20% ऑफ मेल्स होंगे जिसमें एज के साथ साथ हमारे पास इनफर्टिलिटी आएगी। अदरवाइज़ जो है इस तरह के कोई चांसेस जो हैं वो मेल्स में प्रिवेल नहीं करते हैं। इफ द मेल इज़ हेल्दी, हिज हैबिट्स आर हेल्दी, हिज फूड इज़ हेल्दी, his environment is healthy, so he can remain fertile throughout his life. So this is all about the infertility, the reproductive system and the aging process in the males and female.